Welcome to the channel. Let's Crack It. Hope you all are doing well. So this is a part 2 video of our topic जो कि हमारा चल रहा था इकोनॉमिक्स. So last वीडियो में हमने जाना कि इंट्रोडक्शन जो थी इकोनॉमिक्स की क्या थी. इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या था, डिफरेंस पढ़ा कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या था. उसके रिगार्डिंग हमने पढ़ा कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या थी, उनमें डिफरेंस क्या था. इकोनॉमी के बारे में हमने पढ़ा कि इकोनॉमी क्या होती है, वो 3 तरह की होती है, उसकी टाइप्स हमने देखी. फिर उसमें हमने डिफरेंस पढ़ा कि डिफरेंस क्या था इकोनॉमी में. क्लियर. सो ये सभी टॉपिक हमने पार्ट 1 में किए थे. अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज जरूर देखिए और फिर आपको सेकंड पार्ट अच्छे से ज्यादा समझ में आएगा. और चैनल को स्टार्ट करने से पहले बोल रही हूँ, अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल बटन को भी दबाइए. क्लियर. सो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन जो कि पार्ट 2 है वीडियो का हमारा. सो आवर वीडियो इज रिगार्डिंग द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी. क्लियर. सो लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि एक इकोनॉमी होती है और इकोनॉमी आगे 3 तरह की होती है. हमने देखा ना इकोनॉमी कितनी तरह की होती है, 3 तरह की होती है. पढ़ा था कौन कौन सी थी. एक थी फ्री इकोनॉमी जिसे हम बोलते हैं कैपिटलिज्म. क्लियर. और दूसरी थी क्या, सोशलिज्म. तीसरी थी मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे इंडिया है. क्लियर. सो ये 3 टाइप्स हमने पढ़ी थी इकोनॉमी के. क्लियर. सो उसके अगर मैंने बात की थी कि कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स भी होती हैं. कोई भी अगर चीज बनी है उसकी प्रॉब्लम भी होती है और प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस भी होते हैं. क्लियर. सो अगर प्रॉब्लम्स की बात करें तो प्रॉब्लम्स के बारे में आज के लेसन में हम पढ़ेंगे और उनका सॉल्यूशन भी कुछ हद तक पढ़ेंगे. क्लियर. सो पहली बात तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मीनिंग क्या है. इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, वी मीन प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. इकोनॉमिक प्रॉब्लम से हमारा मतलब क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. जब हमारे पास, हमने इकोनॉमिक्स का मीनिंग लास्ट लेसन में पढ़ा तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें क्या आई, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज थी, रिसोर्सेज की कमी थी. हमने अगर आप बात करें तो इस आप पिक्चर को देखिए. जैसे कि लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको ये पिक्चर दिखाई थी जिसमें क्या थी, हमारी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है. हमें वो एक से ज्यादा चीज चाहिए होती है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, सभी चीजें चाहिए होती है, लेकिन पैसा इतना नहीं होता, रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं हमारे पास. उसकी वजह से क्या आ गई, कमी आ गई, रिसोर्सेस की कमी आ गई, जिसकी वजह से हमें क्या करनी पड़ी, चॉइस करनी पड़ी. सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आई, चॉइस. ये ले या ये ले, ये क्वालिटी का ले या वो क्वालिटी का ले, कौन सी चीज लें. अगर नॉर्मल लाइफ में हम अपने से भी देखें तो हम भी डेली लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस करते हैं. क्लियर. सो ऐसा ही कुछ होता है प्रोडक्शन करते वक्त. एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो मैन्युफैक्चर है कितनी सारी चॉइसेस लेकर, कितने सारे रिसोर्सेज को सेक्रीफाइस कर कर फिर प्रोडक्शन करता होगा. क्योंकि रिसोर्सेज अगर हम देखें कंट्री में हर एक चीज तो प्रोवाइड नहीं होती ना, रिसोर्सेज की कमी होती ही है. क्लियर. सो एक इकोनॉमी के वजह से अगर सोचे, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो सबसे बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, चॉइस. और द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिकल यूज ऑफ स्कार रिसोर्सेज, जहां हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिकली हमें चीजों को स्कार रिसोर्सेज को यूज करना है. इकोनॉमिकल मतलब कि वेस्टेज कम करके, कि कम वेस्टेज से हमें उन्हें अच्छे तरीके से यूज करना है. क्लियर. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है. अब इनके कारण क्या है, कॉजेस क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की. हमारी वांट्स अनलिमिटेड है जैसे हमने पढ़ा, मीनिंग है मेन इकोनॉमिक्स की. अगर पूछा जाए, ये क्वेश्चन बार बार आता है, यूजीसी में भी आता है कि मेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है इकोनॉमिक्स की. अनलिमिटेड वांट, लिमिटेड और स्कार मींस मतलब रिसोर्सेज, अल्टरनेटिव यूजेस. अगर हम +1 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है. अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज है, अल्टरनेटिव यूजेस है. ये मेन 3 प्रॉब्लम्स है. 3 प्रॉब्लम्स पूछते हैं ना, कौन सी है, तो ये उसका आंसर है. ये क्वेश्चन है, एक पूछा जाता है मेनली एमसीक्यूज में कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है, 3 प्रॉब्लम्स इकोनॉमिक्स की है. अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज है और उनका अल्टरनेटिव यूज है. क्लियर. तो ये मेन प्रॉब्लम्स है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स है इकोनॉमिक की, हर एक इकोनॉमिक की. इकोनॉमी कितने तरह की है, 3 तरह की है. 3 तरह की है ना, हमने बात की थी लास्ट लेसन में.
तो ये प्रॉब्लम्स तो हर एक इकोनॉमी में आती होंगी, हर एक इकोनॉमी में आती हैं ये प्रॉब्लम्स। सो आगे बढ़ते हैं। तो पहले जैसे कि एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि इकोनॉमी क्या होती है। जैसे हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था कि इकोनॉमी क्या है, एक सिस्टम है। ये क्या है, एक सिस्टम है जिसमें लोग क्या करते हैं, अर्न करते हैं। वो ऐसा एरिया है लोगों का जहां पर लोग जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए पैसा कमाते हैं। क्लियर, कि पैसा कमाते हैं। और ऐसा तो हर एक एरिया में होता है, चाहे इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, कोई भी कंट्री ले लो, सभी में लोग पैसा कमाकर अपना सरवाइव करते हैं। क्लियर, सर्वाइवल जरूरी है, सर्वाइवल के लिए मनी भी जरूरी है। क्लियर, so there are every economy where whether rich or poor, चाहे वो गरीब है चाहे वो रिच है, कि हर एक इकोनॉमी में ऐसा होता है। चाहे कोई गरीब से गरीब आदमी देखे, वो भी पैसा कमाने के लिए घर से निकलता है ना, अमीर भी निकलता है। डेवलप कंट्री हो चाहे अंडर डेवलप कंट्री हो, सभी में ये प्रॉब्लम्स, सेंट्रल प्रॉब्लम्स, इसीलिए बोला गया कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो सभी इकोनॉमी में आती हैं। ऐसा कोई इकोनॉमी नहीं है जिसमें ये प्रॉब्लम्स नहीं आ रही, क्योंकि हर एक बंदे को सोचना पड़ता है, चाहे वो रिच कंट्री है चाहे वो डेवलप्ड है। यूएसए में ये नहीं है कि यूएसए में ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आती होंगी, ये सभी की प्रॉब्लम है। इसीलिए इसको नाम दिया गया है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स है ये। क्लियर, सो अब ये प्रॉब्लम्स क्या है, ये है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये मैंने लास्ट लेसन में जब आपको डायग्राम दिखाई थी ना, ये वाली डायग्राम, ये देखिए कि चॉइस की प्रॉब्लम आई, चॉइस की वजह से हमें 3 डिसीजंस लेने पड़े कि क्या करें। ये चॉइस की वजह से क्या हुआ, डिसीजन लेना पड़ा। ये हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जरूर देखिए, क्योंकि उसमें हमने ये बातें की थी कि चॉइस की वजह से क्या हुआ, हमें डिसीजन लेना पड़ा। डिसीजन किस रिगार्डिंग, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये 3 मेन डिसीजंस हैं जो हमें लेने पड़ते हैं। सो इस तरीके से क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, हमें चूज करना है कि एक पर्सन अगर एक फैक्ट्री खोलना चाहता है, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, वो चूज करेगा कि उसकी 2 चॉइसेस है, लैपटॉप की फैक्ट्री लगाऊं या डेस्कटॉप की, क्या चूज करूं इसमें से मैं। ये अगर मान लो कुछ खरीदने जाते हो, आप बाय करने जाते हो, मैं लैपटॉप लूं या डेस्कटॉप लूं, पीसी लूं या ये लूं, दोनों में से चूज कर रहा है, क्या हो गई, चॉइस हो गई। अब एक ही चीज लेनी है ना, और आ गया, चॉइस हो गई ना, ये लूं या ये लूं, दोनों तो ले नहीं सकता वो। रिसोर्सेस की क्या है यहाँ पर, कमी है, क्योंकि पैसे तो उसके पास लिमिटेड है ना, उनमें वो एक ही चीज ले सकता है, तो चॉइस आ गई। अगर हम डेली लाइफ से भी देखें तो हम भी डेली लाइफ में चॉइसेस करते हैं, तो ये प्रोडक्शन में भी होता है। अब वो चीज बनने के लिए क्या हुआ, मान लीजिए हम खरीदने गए तो हमने चूज किया, एक चीज दोनों में चूज करनी है, हमने चॉइस की, हम चॉइस कर रहे हैं यहाँ पर। अब जब प्रोडक्शन की बारी आई, प्रोडक्शन करनी थी, तो ये मैन्युफैक्चर क्या कर रहा है, चूज कर रहा है कि मशीन से करूं या लेबर लगाऊं। अब यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, चॉइस कर रहे हैं बिटवीन मशीन्स और लेबर्स, कि लेबर्स लिए जाए या फिर मशीन से प्रोडक्शन की जाए। अगर मशीन से करेंगे तो पैसा ज्यादा लगेगा, कैपिटल ज्यादा चाहिए मशीन को सेटअप करने के लिए। वो सभी चीजों का कंक्लूजन करके फिर चॉइस करते हैं। हम भी तो कंक्लूजन करके ना, अगर ये चीज लेंगे इससे ये होगा। मैंने लास्ट लेसन में भी एग्जांपल दी थी मिल्क की, कि हमें दोनों चीजें चाहिए थी, मिल्क और कर्ड, मिल्क और कर्ड दोनों चाहिए थी, लेकिन हमारे पास पैसे सिर्फ एक ही चीज लेने के थे। सो अगर हम मिल्क ले लेते उससे कर्ड भी बन जाएगा। सो वो क्या हो गया, उसका सोल्यूशन कर दिया ना। तो हम डेली लाइफ में चॉइस भी करते हैं, प्रॉब्लम आती है चॉइस की, सो उसका अल्टरनेटिव यूज करके हम उसका सोल्यूशन भी करते हैं। क्लियर, सो आगे देखिए, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किससे प्रोड्यूस कराया जाए, चूज बिटवीन स्टूडेंट या प्रोफेशनल। इस काम के लिए स्टूडेंट्स लें या प्रोफेशनल लें, स्टूडेंट्स लेंगे तो वो स्टार्टिंग फ्रेशर होगा, पैसा कम भी देंगे तो चलेगा। किसके लिए प्रोड्यूस करना है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए, सॉरी यहाँ पर फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, आपको चॉइस करनी है। स्टूडेंट्स के लिए आप ट्रेंड जो चल रहा है वो प्रोडक्शन करनी है, या फिर किसके लिए, प्रोफेशनल एक बंदों के लिए आपने चीज बनानी है, रिच के लिए बनानी है या पुअर के बनानी है। आपको डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, उनमें से सिलेक्शन करना है कि कौन से सेक्टर के लिए मुझे प्रोडक्शन करनी है।
सो इट इज अ चॉइस। हर एक चीज में हमें चॉइस करनी पड़ती है। अगर इनको भी आगे सब पार्ट्स में डिवाइड करें, इनमें आगे चॉइसेस हैं। क्लियर? सो अब आगे देखते हैं, इनको अब डिटेल में पढ़ते हैं। अब व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है। अब इसके दो डायमेंशंस हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है और कितना। यहाँ पर क्या आ गई, क्वांटिटी आ गई। क्या प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है, क्वांटिटी की बात आ गई यहाँ पर। क्लियर? पहले बात पढ़ते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है। अब क्या प्रोड्यूस करना है वो डिसाइड कैसे करेंगे, कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने हैं या कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करने हैं। कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती हैं, लाइक शुगर जो हम कंज्यूम करते हैं डेली यूज के लिए, क्लोथ्स, वीट एक्सेट्रा, ऐसी चीजें जो हम कंज्यूम करते हैं, कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स। अब कंज्यूमर गुड तो फाइनल होगा ना, उनका आगे यूज मतलब हम कंज्यूम करते हैं। कैपिटल गुड्स लाइक मशीन्स, ट्रैक्टर्स, ऐसी जिनमें कैपिटल गुड्स क्या है, ज्यादा पैसा चाहिए इनको हमें बेचने के लिए, इनको प्रोड्यूस करने के लिए। इनके लिए क्या है, अब अगर किसी पर्सन के पास मनी ज्यादा है तो वो क्या चूज करेगा कि मैं तो कैपिटल गुड्स वाली फैक्ट्री ले लेता हूँ, मैं वो प्रोडक्शन करूंगा। अगर किसी के पास पैसा कम है वो क्या चूज करेगा, मैं कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस कर लूंगा, तो वो ऐसा करेगा। सो चॉइस कहाँ से होती है, रिसोर्सेस से होती है, कि हमारे पास रिसोर्सेस कितने हैं, उनको इस तरीके से मैनेज करें कि हमारी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो। हमने ये लास्ट लेसन में मीनिंग में पढ़ा था कि एक प्रोडक्शन जब करने वाला प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है तो इस तरीके से वो प्रोडक्शन करता है कि उसकी प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। हमने ये पढ़ा था उसके मीनिंग में भी। क्लियर? हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना है। क्वांटिटी की बात आ गई, डिसीजन अबाउट क्वांटिटी। अब क्वांटिटी के बारे में डिसीजन लेना है, हाउ मच ऑफ कैपिटल गुड्स और हाउ मच ऑफ कंज्यूमर गुड। अगर कोई कंज्यूमर गुड चूज किया उसने, उसे डिसाइड करना पड़ेगा कि कितनी क्वांटिटी में कैपिटल गुड्स कंज्यूमर गुड की प्रोड्यूस करूं कि वेस्टेज ना हो, क्योंकि वेस्टेज भी तो होती है ना चीजों की। इस तरीके से हमें प्रोडक्शन करनी है कि वेस्टेज ना हो रिसोर्सेज की। क्लियर? सो अगर कोई कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है उसको ये देखना पड़ेगा कि कैपिटल गुड्स वो कितने प्रोड्यूस करे कि वेस्टेज ना हो, मैक्सिमाइज कर सके वो उनसे प्रॉफिट्स को। क्लियर? सो अब नेक्स्ट, हाउ टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस कैसे करना है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात आ गई, यानी कि टेक्निक की बात आ गई। कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्निक को यूज करके हमें प्रोडक्शन करनी है, मतलब चॉइस किसके रिगार्डिंग है, टेक्निक के रिगार्डिंग है। प्रोडक्शन की कौन सी टेक्निक यूज करें। अब यहाँ पर दो टेक्निक्स होती है, एक लेबर इंटेंसिव और एक कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। दो टेक्निक्स है, एक लेबर इंटेंसिव यानी कि जैसे हमने स्टार्टिंग में वो पिक्चर में भी देखा। क्लियर? लेबर्स यूज करें या मशीन्स यूज करें। अगर किसी के पास अब पैसे कम है, लेबर्स को वो दिहाड़ी देकर भी ले लेंगे और क्या करेंगे, लेबर इज यूज्ड मोर देन कैपिटल। क्लियर? लेबर में क्या है, लेबर यूज्ड होते हैं मोर देन कैपिटल इस लेबर इंटेंसिव टेक्निक में। अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हैं, इसमें क्या होगा, लेबर्स यूज ज्यादा होंगे कैपिटल से, मतलब मशीनरी कम यूज की जाएगी और लेबर्स को ज्यादा काम करवाया जाएगा लेबर से। अगर किसी के पास अगर कोई कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज करता है तो वो क्या करेगा, कैपिटल यूज करेगा। कैपिटल यानी कि ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, पैसे के फॉर्म में, मशीनरी के फॉर्म में। अगर वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ले रहा है, पैसा खर्च करके वो मशीन्स भी ले सकता है और कैपिटल ज्यादा लगाएगा देन लेबर्स, फिर लेबर्स की कमी उसको महसूस ही नहीं होगी। क्लियर? सो अब यहाँ पर प्रोडक्शन विल बी अंडरटेकन एट द मिनिमम कॉस्ट विद सेम आउटपुट। अब जो भी टेक्निक यूज कर रहा है कोई, उसमें प्रोडक्शन इस तरीके से करनी है कि मिनिमम कॉस्ट हो, सेम आउटपुट मिले हमें, मिनिमम कॉस्ट हो और सेम आउटपुट मिले। क्लियर? सो नेक्स्ट इज फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। अब हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। अब इसमें क्या आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम आ गई। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसे, हर एक इकोनॉमी में क्या होता है, कैन नॉट प्रोड्यूस गुड्स फॉर ऑल द सेक्शंस। हर एक सेक्शन के लिए वो सोसाइटी को खुश नहीं रख सकती ना। क्लियर? हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर आप रिच के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप पुअर को वो चीज प्रोवाइड नहीं कर सकते। मान लीजिए कि ब्रांडेड चीजें हैं, क्या वो पुअर बंदा खरीद सकता है, उसके पास खाने के लिए पैसे कम पड़ जाते हैं, वो ब्रांडेड चीजों के लिए पैसे कहां से लाएगा।
इसका मतलब जो ब्रांडेड चीजें हैं वो किसको, उन्होंने क्या, कौन सा सेक्टर चूज किया, उन्होंने रिच सेक्टर चूज किया। अगर कोई लो क्वालिटी गुड्स है, जिनका प्राइस लो है, उन्होंने देखा कि यहाँ पर इस कंट्री में पुअर लोग ज्यादा हैं, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें लोगों के पास पैसा इतना नहीं है, तो वो सेक्टर, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आप फैक्ट्री खोलना चाहते हो, क्लियर, अगर आपने देखा कि आप कौन से सेक्टर में, कौन से एरिया में फैक्ट्री खोल रहे हो, अब उस एरिया में पहले आप रिसर्च करोगे कि लोग क्या, कौन से, अगर उस एरिया में पुअर लोग रह रहे हैं, पुअर लोग हैं, तो अगर पुअर लोग वहां पर रह रहे हैं तो आप डिसाइड करोगे, अगर आपने वहां पर फैक्ट्री खोली, शॉप खोली, अपना स्टोर खोला, क्या वो पुअर लोग आएंगे? अगर आपने उनका प्राइस बहुत हाई रखा चीजों का, क्या वो पुअर लोग आएंगे? वो खरीदेंगे ही नहीं आपकी चीज, तो फैक्ट्री तो बंद हो जाएगी। सो आपको रिसर्च करके कि अगर आप कौन सी फैक्ट्री खोल रहे हो, कौन सी एरिया में खोल रहे हो, कौन सा सेक्टर है, उस हिसाब से देखना है कि अगर वो लोग आएंगे तभी आपका बिजनेस चलेगा, अगर नहीं चलेगा वरना नहीं चलेगा। आपको किस हिसाब से चलना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के हिसाब से, मतलब फॉर होम टू प्रोड्यूस किसके साथ रिलेटेड है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के साथ। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स। अब पहले प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ली, अब प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी होगा। हमने 3 प्रॉब्लम डिस्कस की अभी, कौन कौन सी, एक थी व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, इसकी क्या थी, 3 प्रॉब्लम थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये 3 मेन प्रॉब्लम्स थी, सेंट्रल प्रॉब्लम्स थी इकोनॉमी की। अब अगर प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस कर ली तो प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी तो होगा, हमें सोल्यूशन भी निकालना पड़ेगा। सो नाउ सोल्यूशन फॉर सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट इकोनॉमीज। अब देखें, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, इकोनॉमी क्या है, 3 तरह की इकोनॉमीज है, यहाँ पर 3 तरह की इकोनॉमीज है। एक है हमारी फ्री इकोनॉमी, दूसरी क्या है सोशल, और तीसरी क्या है मिक्स्ड है। 3 तरह की इकोनॉमी है, इसे हम कैपिटलिज्म भी बोलते हैं, कैपिटलिज्म, और इसको सोशलिज्म, और इसको मिक्सडिज्म। क्लियर, ये हमने 3 डिफरेंसेस कल किए थे, कल के वीडियो में इनके डिफरेंसेस भी किए थे। अब तीनों इकोनॉमीज अलग अलग हैं, प्रॉब्लम्स सेंट्रल है, सोल्यूशन लेकिन डिफरेंट वे से होगा, सोल्यूशन सेम नहीं होगा। हाँ, सोल्यूशन सेम हो सकता है लेकिन डिफरेंट इकोनॉमीज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच कर होगा, इसलिए हम बोलते हैं कि सोल्यूशन जो है डिफरेंट होता है, सोल्यूशन सेम नहीं है, हर एक इकोनॉमी का सोल्यूशन सेम नहीं है। क्लियर, प्रॉब्लम्स सेम है इसीलिए हमने बोल दिया सेंट्रल प्रॉब्लम, हम सोल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम इन डिफरेंट इकोनॉमीज, डिफरेंट इकोनॉमीज में उनका सोल्यूशन कैसे किया जाए, हमें ये देखना है। सो डिफरेंट इकोनॉमीज सॉल्व द सेंट्रल प्रॉब्लम डिफरेंटली। सबसे पहले क्या है मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी को इसको ही हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्री इकोनॉमी इसको बोलते हैं हम, फ्री इकोनॉमी, कैपिटलिज्म, लेजर, इसके अलग अलग नाम है, और इनके नाम से भी क्वेश्चन आता है, एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेजर इकोनॉमी कौन सी है, वो है मार्केट इकोनॉमी, उसे बोलते हैं फ्री इकोनॉमी बोलते हैं, कैपिटलिज्म भी इसे बोलते हैं। इनके ऑथर्स जिन्होंने ये इकोनॉमी बनाई है वो याद करके जरूर जाइए कौन से है, मैं अभी आपको बता दूंगी। क्लियर, सो अब इसके मीनिंग के बारे में हमने पढ़ा है कि क्या है ये मार्केट इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी होती है जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता, फ्री होती है मार्केट जिसमें गवर्नमेंट अपना इंटरफेरेंस नहीं देती। क्लियर, so इसका मेन ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा था, क्या था इसका मेन ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इसका मेन और मोटिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है चाहे जैसे भी हो। सो इस इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम, वो सेंट्रल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कैसे करेगी, पहले व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है पहली में, तो वो ऐसे गुड्स डिसाइड करेंगे विद हाई प्राइसेस, जिसके प्राइसेस क्या होंगे, हाई होंगे, क्योंकि हाई प्राइसेस होंगे तभी उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तभी वो प्रॉफिट कमा सकेगी ना मार्केट इकोनॉमी में, क्योंकि इनका मेन ये सभी जो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, तीनों रिलेटेड किससे, उनके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, तो वो क्या करेगा, प्रॉफिट उसका मैक्सिमाइज कैसे होगा, अगर चीजों को वो हाई रखेगा, उनका प्राइस हाई रखेगा, कोई खरीदेगा तो उसको पैसे ज्यादा आएंगे, प्रॉफिट ज्यादा कमा सकेगा। अब इसमें टेक्निक फॉर, अब टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की जाए, हाउ टू प्रोड्यूस टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन विच हैव रिलेटिवली लो प्राइस, अब वो कौन सी टेक्निक यूज करें जिसमें प्रोडक्शन वो करे और उसको लो कॉस्ट प्राइस लो पे करने पड़े, ऐसी टेक्निक यूज करनी है उसे। क्लियर, फॉर दोस बायर्स, अब तीसरी क्या है, फॉर होम टू प्रोड्यूस,
किन के लिए प्रोड्यूस करना है, वो बायर चूज करेगा जो विलिंग हो उसको ऑफर द मैक्सिमम पॉसिबल प्राइसेस, जो उसको मैक्सिमम पॉसिबल प्राइसेस पे कर सके, वो वाले बायर्स चूज करेगा, वो वाले नहीं चूज करेगा। अगर कोई बार्गेनिंग करे कि मुझे इतना का दे दे, इतना कहे जाना है तो जा, मेरे पास और बायर्स हैं जो प्राइस ज्यादा पे करेंगे। सो वो वाले बायर्स पर कॉन्सेंट्रेट करेगा जो उसको मैक्सिमम पॉसिबल प्राइसेस देंगे। क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट, अब सेकेंड प्रॉब्लम आ गई, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी हम किसे बोलते हैं, कंट्रोल इकोनॉमी को। कंट्रोल इकोनॉमी कौन सी है, सोशल। सेकेंड, जिसमें कंट्रोल किसके हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के हाथ में है। जिसमें कंट्रोल किसके हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में है। इसमें कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में है। सो गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर। सो इसका मेन मोटिव क्या है इस इकोनॉमी का, सोशल वेलफेयर। सो इसके ऑब्जेक्टिव के साथ ही इसको डिसीजन लेना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। सो पहली चॉइस इसकी क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, कौन सी गुड्स प्रोड्यूस करनी है, प्राइसेस ऑफ विच आर सब्स्टिट्यूटेबल टू सोसाइटी, सुटेबल टू सोसाइटी। प्राइसेस जिसके क्या है, सोसाइटी को सुटेबल हो। अब कोई बंदा पैसे इतने नहीं है कि वो मतलब सभी चीजें खरीद सकता है, तो अगर सोसाइटी में नॉर्मली, अगर एक देश में नॉर्मली लोग 70 to 80% पुअर है, तो उसमें अगर हाई प्राइसेस गुड्स बेची जा रही हैं, क्या वो सोसाइटी खरीद पाएगी, सुटेबल है सोसाइटी को, नहीं, तो वो कोई भी नहीं खरीदेगा। सो प्राइसेस क्या होंगे, जिनके सुटेबल है मेजोरिटी को, वही प्रोडक्शन की जाएंगी गुड्स की। क्लियर? So, आगे टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो टेक्निक कौन सी यूज की जाएंगी, विच फाइंड्स यूजफुल फॉर सोसाइटी, मोस्ट यूजफुल इन अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए टेक्निक वही यूज की जाएगी, मान लीजिए अगर देश में गरीबी है, देश में गरीबी है, लोग क्या है, अगर ऑटोमेटिकली सोचिए ना, अगर गरीबी है, पुअर लोग ज्यादा है, मतलब उसका कारण क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो क्या अगर कैपिटल टेक्निक यूज की जाएगी, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज की जाएगी, तो वो कंट्री को बेनिफिट देगी, नहीं देगी। पैसा तो आगे कम है और लगा दिया मशीनरी खरीदने में, तो क्या वो वेस्टेज नहीं हो गई, वेस्टेज हो गई। सो इसीलिए क्या है, अगर कंट्री पुअर है, सो टेक्निक कौन सी यूज करनी चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव नहीं, लेबर इंटेंसिव करनी चाहिए। क्लियर? So now next is produced preferably for those who are suffering from hunger, even it implies loss in production. अब तीसरी क्या है, for whom to produce, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। अब वो वाले बायर्स चूज करने हैं जो हंगर से, अगर कंट्री में हंगर सफर कर रही है, कंट्री हंगर सफर कर रही है, तो इस तरीके से वो वाले बायर्स चूज करने हैं कि हमें उस कंट्री के हंगर को दूर करना है, गरीबी को दूर करना है, चाहे हमें लॉस ही हो जाए, चाहे लॉस इन प्रोडक्शन हो जाए, कमी हो जाए हमें रिसोर्सेज की, हमें उनका सोचना है। सो इसका मेन मोटिव है सोशल वेलफेयर। सो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना होता है। क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। नाउ लास्ट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, फ्री प्लस सोशल का कॉम्बिनेशन है ये, तो दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है। लास्ट लेसन में भी हमें पढ़ा कि मिक्स इकोनॉमी क्या है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केट एंड सेंट्रली प्लान इकोनॉमी का कॉम्बिनेशन है। जो इसके ऑब्जेक्टिव है वो इसके ऑब्जेक्टिव है। सो प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू टेक डिसीजन, देयर डिसीजन विद अ व्यू टू मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। अब इसमें क्या है, प्रोड्यूसर्स फ्री होते हैं अपने डिसीजन लेने के लिए ताकि उसके मैक्सिमाइज हो सके प्रॉफिट्स। सो उनके जो प्रॉफिट्स जो है मैक्सिमाइज हो सके, इसलिए क्या होता है, प्रोड्यूसर फ्री होते हैं। लेकिन अब ये किसका ऑब्जेक्टिव हो गया, ये तो फ्री का हो गया ना, अब सोशल का। अब गवर्नमेंट चाहेगी ना वो सोशल वेलफेयर भी करे, सोशल वेलफेयर के लिए उसने कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे बनाए, कुछ एरियाज ऐसे किए हैं जिनका कंट्रोल सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में है। ऐसे एरियाज कुछ होते हैं, जैसे अपनी कंट्री में हम लगाए, तो अभी तो रेलवे का मैंने बोला कि अब एग्जांपल ले भी नहीं सकते, बिकॉज रेलवे में भी 70 to 75% गवर्नमेंट ने प्राइवेट कर दिया है। सो ऐसे कुछ एरियाज हैं जिनमें गवर्नमेंट का फुली कंट्रोल होता है। वो इस वजह से क्योंकि उनके जो फेयर होते हैं ज्यादा नहीं, कोई प्राइवेट अगर प्राइवेट हो जाएगा तो फेयर ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा, तो जो हर एक बंदा अफोर्ड नहीं कर पाएगा। सो इसलिए क्या है कि लोग रेलवे को ज्यादा चूज करते हैं देन एयरवे। क्लियर? सो यही कारण होता है कि सोशल में क्या होता है कि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जिनका कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट मिक्स्ड इकोनॉमी।
और अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट अपना टॉपिक है जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सो सेंट्रली प्लान्ड में प्रॉब्लम्स के बाद एक टॉपिक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी क्वेश्चन आ जाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसे हम बोलते हैं पीपीसी कर्व। अब इसके और भी नाम है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, क्लियर, और भी अलग अलग तरीके से नाम दिए गए हैं इनको। जैसे कि अब इसके बारे में देखें तो ये डायग्राम देखिए, क्या समझ में आ रहा है इसमें? इसको अगर ध्यान से देखते हैं तो ये मैंने बनाया है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है? ये जो रेड लाइन आपको नजर आ रही है ना, ये वाली, ये रेड लाइन, ये है पीपीसी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब इसके अंदर अंदर देखें, इसके अंदर अंदर देखिए तो सभी एक हरा भरा डायग्राम बहुत अच्छा सा नजर आ रहा है। इसके अंदर क्या है? रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ट्रैक्टर है, मशीनरी है, वेयर हाउस है, इसके बाद ये मतलब इलेक्ट्रिसिटी के लिए विंड एनर्जी है, सभी मतलब अच्छे से हमें रिसोर्सेज नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या है, ये अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, फुली तरीके से हम उनको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। अब इनके दो एक्सेस है, एक में एग्रीकल्चर गुड्स है, एक साइड कैपिटल गुड्स है। इसको अभी समझते हैं, अभी डायग्राम समझिए कि क्या है। अब इसके बाहर क्या है, इसके पार्ट, ये नॉट अटेनेबल, इसको हम अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, पैसा ही नहीं है, रिसोर्सेज ही नहीं है इनके। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ तक ये पॉइंट मैंने लगा दिया, यहाँ तक पहुंचने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन ये जो लाइन है, इस पर जो ये ब्लू डॉट्स बने हुए हैं, ये क्या है? ये डॉट्स क्या हमें दिखा रहे हैं? ये फुली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? फुली यूटिलाइज कर रहे हैं रिसोर्सेज को। अब शेप ऑफ पीपीसी क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है और कनकेव है। डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना, नीचे को जा रही है, और कनकेव है, कन्वेक्स नहीं है, कन्वेक्स ऐसे ही होता है, कनकेव ऐसा होता है, क्लियर। हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कनकेव और कन्वेक्स क्या होता है, क्लियर। नेक्स्ट अब देखते हैं इनका मीनिंग क्या है। मीनिंग देखिए, अब ये हमने डायग्राम देखी, ये क्या थी? ये क्या ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी, ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स that can be produced by optimal fuller utilization of available resources and given technology। अब इसमें मेन चीज पता क्या होती है कि क्या होता है कि इसमें मेन चीज हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट बने हुए हैं ना, ये वाले पॉइंट, ये फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं। अगर इसके अंदर देखें तो हम रिसोर्सेज को फुलर यूटिलाइज ही नहीं कर रहे, इसके अंदर वाले पॉइंट फुलर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ रहा। इसके ऊपर वाले वो क्या है? ओवर यूटिलाइज, मतलब यहाँ पर हम अटेन नहीं कर पा रहे, रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं है हमारे पास, टेक्नोलॉजी नहीं है। अब इस पॉइंट पे ये ऐसा कॉम्बिनेशन, इसमें सिर्फ टू गुड्स आती हैं, एक यहाँ पर मैंने कैपिटल गुड रख दिया, यहाँ पर एग्रीकल्चर गुड्स रख दिया, इसमें सिर्फ दो गुड्स आती हैं। दो के अलावा और नहीं, सिर्फ दो गुड्स की हमें देखना है। अगर हम एक की प्रोडक्शन बताते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट है, एक मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ कैपिटल गुड्स की, हाई लेवल पे हो रही है प्रोडक्शन, लेकिन इस पॉइंट पे देखिए जीरो प्रोडक्शन हो रही है, एग्रीकल्चर गुड्स की प्रोडक्शन ही नहीं कर पा रहे इस पॉइंट पे। मतलब ये मेरे पास अच्छा पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा, जिसमें मेरे पास मुझे ऐसे पॉइंट्स देखने हैं जहां पर मैं दोनों गुड्स को यूटिलाइज कर सकूं, प्रोडक्शन कर सकूं, ऐसे प्रोडक्शन सही देखने हैं, क्लियर, जो अटेनेबल हो। इसीलिए ये दो पॉइंट को फुलर यूटिलाइजेशन का नाम दिया गया, ये वाले पॉइंट्स को, ये दो पॉइंट्स को इसीलिए बोला गया कि यहाँ पर फुलर यूटिलाइजेशन हो रही है, क्लियर। अगर हम देखें कि यहाँ पर आते तो यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर मेरे पास कैपिटल गुड्स की इतनी प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन यहाँ पर मैं नीचे देखती हूँ तो मेरे पास प्रोडक्शन एग्रीकल्चर गुड्स की कमी आ गई। यहाँ पर क्या हो गया? एग्रीकल्चर की कम हो रही है। हमें इस तरीके से डिसाइड करना है कि दोनों की प्रोडक्शन अच्छे से हो सके, क्लियर। अगर मीनिंग में हम पढ़ते तो यहाँ पर भी है ना, हमें क्या करना है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है ये किसकी, ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स की, दैट कैन बी प्रोड्यूस बाय द ऑप्टिमल, जहां पर फुलर यूटिलाइजेशन कर सके हम अवेलेबल रिसोर्सेज का, गिवन टेक्नोलॉजी के साथ, जो हमारे पास गिवन टेक्नोलॉजी है उसके साथ। ये क्या मैक्सिमम लिमिट हमें देती है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी प्रोड्यूस, सो दैट इट इज नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री। इसे तभी हम बोलते हैं, इसके अलग अलग नाम है जैसे मैंने बोला। इसे तभी हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटेज। ये पीपीएफ, पीपीटी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी एक इसका है नाम, क्लियर। नेक्स्ट, अब इसकी अगर शेप की बात करें, मीनिंग तो हमने देख लिया, इसकी शेप क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट।
तो कॉनकेव है वो भी देख लिया, पॉइंट टू ओरिजिन है, क्लियर, पॉइंट टू फ्रॉम द पॉइंट टू ओरिजिन, यहाँ पर नीचे पॉइंट टच करे ना एक्स एक्सिस को, दोनों एक्सिस को टच करने, तो ये क्या है, कॉनकेव है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। नाउ रीजन, अब इसके रीजंस क्या है इसके शेप के। डाउनवर्ड स्लोपिंग है बिकॉज टू प्रोड्यूस one more unit of resource we have to sacrifice few unit of other one as the resources are already being fully utilized। अब अगर देखिए डाउनवर्ड स्लोपिंग किस वजह से, अब ध्यान से दिखेगा यहाँ पर, अगर मैंने बोला कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, अगर मैंने इसकी प्रोडक्शन बढ़ा दी तो दूसरे की कम हो जाएगी, क्लियर। इसलिए क्या है, मुझे एक को अगर ज्यादा प्रोड्यूस करना है, मैंने इसको ज्यादा प्रोड्यूस किया तो ये कम हो गया, अगर मैंने इसको ज्यादा प्रोड्यूस किया तो ये नीचे वाला ये कम हो गया, अगर इसको ज्यादा प्रोड्यूस करना है तो ये कम हो जाएगा, क्लियर, तो ये कम हो जाएगा ना। तो अगर मुझे यहाँ पर देखिए मुझे पूरा एग्रीकल्चर गुड्स लेने हैं तो ये जीरो हो जाएगा। सो इसीलिए बोला गया है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग इसी वजह से है कि अगर इसका रीजन पूछा जाए कि डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, बिकॉज इट हैव टू सेक्रीफाइस अ फ्यू यूनिट ऑफ अदर वन as the resources are already being fully utilized, क्लियर। सो यही कारण है इसका कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है। अब पीपीसी कनकेव शेप ड्यू टू किस वजह से है, इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इस वजह से मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। अब ये क्या है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो देखिए अब यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं, अब मैंने जैसे कि बोला ये पॉइंट्स है, ये जो पॉइंट्स है ये इनमें जो डिफरेंस आ रहा है ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है ना। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया, ये थोड़ा यहाँ पर हो गया गंदा, थोड़ा मैं अगली डायग्राम से बना देती हूँ। यहाँ पर मान लीजिए ये पॉइंट है, मैं अलग करके बना देती हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर मैं डायग्राम बना देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से डायग्राम बनी है, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है। अब यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, मतलब इंक्रीज हो रहा है ना, यहाँ से नीचे से पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज होने के कारण हम जो चीज इंक्रीज हो रही है मार्जिनल रेट, ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है मार्जिनल रेट एज कंपैरिजन टू द प्रीवियस, इंक्रीज होने की वजह से उसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये इंक्रीज होने की वजह से इसकी जो शेप है वो क्या बन रही है, कनकेव बन रही है, क्लियर। So because to produce every additional unit of a commodity, more and more unit of another commodity are sacrificed. So reason क्या है इसका, सिर्फ MRT जिसे हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, रिसोर्सेज क्या है इक्वली एफिशिएंट नहीं है, सभी हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या। सो अब यहाँ पर शिफ्टिंग, अगर हम यहाँ पर राइट वर्ड शिफ्ट करते हैं, क्योंकि ये अगर ये बढ़ता है ना तो ये भी नीचे की तरफ सभी बढ़ते हैं, क्लियर। तो अब इसकी राइट वर्ड अगर शिफ्ट हुई है तो राइट वर्ड शिफ्ट होने का कारण क्या होता है, पीपीसी करते हैं ना राइट वर्ड शिफ्ट हो गई तो उसका रीजन बताइए क्यों हुआ। राइट वर्ड शिफ्ट का रीजन मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट वर्ड शिफ्ट का रीजन क्या है। राइट वर्ड शिफ्ट का रीजन क्या है, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि ग्रोथ हो गई। अब देखिए रिसोर्सेज हमें ज्यादा मिल रहे हैं तो उसमें क्या है, ओल्ड पीपीसी यहाँ पर रेड लाइन बनी है, अब न्यू पीपीसी ब्लू लाइन बनी हुई है, इनमें क्या है डिफरेंस, क्या है, अब रिसोर्सेज हमें ज्यादा मिल रहे हैं, नए रिसोर्सेज मिल रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी मिल रही है, टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हो गया, ग्रोथ इन रिसोर्सेज हो गया, इसी वजह से क्या हो गया, राइट वर्ड शिफ्ट हो गया पीपीसी का में। सो यही मेन रीजन है राइट वर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी, क्लियर। सो अगर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा ना फॉर अंदर बार होगा तो उसका कारण क्या होगा, हमें रिसोर्सेज में ग्रोथ नहीं हुई, कमी हो गई रिसोर्सेज में, क्लियर। और इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी की बजाय टेक्नोलॉजी नीचे चली गई, क्लियर। सो ये थे रीजन। तो ये है हमारा लास्ट कंक्लूजन स्लाइड जिसमें हम पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, ये फ्रंटेल का जिसे हम बोलते हैं, इसके अलग अलग नाम है। सो इसका कंक्लूजन तो देखिए ये हमने मीनिंग में पढ़ा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटेल क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोडक्ट्स की या और सर्विसेज की ऑलमोस्ट सेम एंड फिनाइट रॉ मटेरियल और प्रोडक्शन होता है। अब इसके अजम्पशंस पूछे जाते हैं अगर क्वेश्चन में, तो असम्पशंस क्या है, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप जो है वो अनचेंज होना चाहिए दोनों में, अगर इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज हो रहा है वही इसमें होना चाहिए, दोनों में चेंज नहीं होना चाहिए। टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन ओनली टू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज और यूजिंग द सेम रिसोर्सेज, वही चीज आ गई कि हमें कंसिडरेशन सिर्फ टू प्रोडक्ट्स करने हैं, ज्यादा नहीं, टू से ज्यादा नहीं कर सकते एक टाइम पे। तो ये भी मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है। सो नाउ both products under study have opposite relationship with each other। तो अब दोनों का opposite relation होता है। तो देखिए अगर इसका हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उसका जीरो हो जाएगा, इसका अगर हमने थोड़ा कम किया और इसका अभी भी कम है, तो इस वजह से दोनों का ऑपोजिट क्या होता है, रिलेशनशिप होता है एक दूसरे से। अब रिलेशनशिप क्या है इनका,
ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए। दोनों का मेन रिलेशनशिप क्या है, मोटिव क्या है, ग्रोथ होना चाहिए। पेरेटो एफिशिएंसी, अब पेरेटो एफिशिएंसी क्या है, पेरेटो एफिशिएंसी यहाँ पर क्या होता है, इसका मीनिंग वो देखिए। पेरेटो एफिशिएंसी बोलते हैं, ये पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये तीनों क्या है, पेरेटो एफिशिएंसी है। पेरेटो एफिशिएंसी क्या होती है कि ऐसी इकोनॉमिक सिचुएशन व्हेन द सर्कमस्टांसेस ऑफ वन इंडिविजुअल कैन नॉट बी मेड बेटर विदाउट मेकिंग द सिचुएशन वर्स फॉर अनदर इंडिविजुअल, जिसमें क्या है, एक बंदा अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, एक प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए हम दूसरे को वर्स नहीं बनाते, बुरा नहीं बनाते, कम नहीं करते। तो ये ऐसे पॉइंट्स यहाँ पर हैं कि अगर हमें इसकी प्रोडक्शन ज्यादा ना करनी पड़े, उसके लिए उसमें कमी आ जाएगी। सो ये अटेनेबल जो पॉइंट्स है तीन, उनको बोला गया है कि पेरेटो एफिशिएंसी। क्लियर, ये इनमें दोनों में रिलेशनशिप है। अब आगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसके बारे में हम आने वाले लेसन्स में पढ़ेंगे जो इसके साथ रिलेटेड है। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे आने वाले लेसन में। जैसे मैंने आपको बताया ना, एमआरटी, ये इसके बारे में, वो इसके साथ रिलेटेड है, वो आप इसके मीनिंग के साथ रिलेट कर सकते हैं उसको। क्लियर, सो आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हमारे पास पीपीएफ कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होती है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी कैसी है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। कर्व वुड बी नेगेटिव बिकॉज ऑफ ऑपोजिट रिलेशनशिप बिटवीन टू प्रोडक्ट्स। कर्व क्या है, नेगेटिव भी हो जाती है बिकॉज इनका रिलेशनशिप क्या है, ऑपोजिट है, एक दूसरे के उलट है, दोनों ऑपोजिट है। सो टू प्रोडक्ट्स ऑन टू एक्सिस, दो प्रोडक्ट्स है दोनों अलग अलग एक्सिस पे। क्लियर, अब देखिए इंटरप्रिटेशन इनकी कैसे करेंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बहुत अच्छा आप रिप्रेजेंट कर सकते हो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप +1 में हो तो। आगे, प्रोड्यूसिंग एनी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स ऑन ग्राफ इज फुली एफिशिएंट। अब हमें वो वाले पॉइंट्स देखने हैं प्रोड्यूस जिनमें हम फुली एफिशिएंटली पॉइंट्स कॉम्बिनेशन देखने हैं, फुली एफिशिएंट हमें कर सके, कॉम्बिनेशन चूज करने, प्रोडक्शन हम जिनमें फुली एफिशिएंटली कर सके। सो इफ एनी पॉइंट बिलो द ग्राफ इज टेकन देन ऑप्टिमल। अब देखिए पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिया, ये क्या फुली ऑप्टिमल है, एफिशिएंट है, नहीं है, यहाँ पर रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी। अगर यहाँ पर देखें तो ये फुली एफिशिएंट है, नहीं, सिर्फ फुली एफिशिएंट ये लाइन जो लगाई है यही है। क्लियर, सो अब देखिए उसमें उनमें भी ये जो पॉइंट है वही है। क्लियर, so next any production point above the curve is out of the capacity। अब ये पॉइंट above लगा रही है, वो क्या है, कैपेसिटी, हम इनको अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो ये कैपेसिटी के क्या हो गए, अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हम इनको, तो ये अनअटेनेबल पॉइंट हो गए। क्लियर, ये अनअटेनेबल पॉइंट्स बोला जाएगा इनको। क्लियर, सो अगर अनअटेनेबल पॉइंट्स के बारे में पूछा जाए तो वो ये है, और अगर हमें पूछा जाए कि इनएफिशिएंट कौन से हैं, वो ये वाले अंदर वाले। क्लियर, सो ये था हमारा आज का टॉपिक। सो होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिए। इसी तरीके से हम सीरियल ऑर्डर में चल रहे हैं, आने वाले और भी लेसन्स में हम बहुत सारे टॉपिक इसके रिगार्डिंग करने वाले हैं। अगर आप यूजीसी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये जो लेसन्स है बहुत यूजफुल होने वाले हैं, बिकॉज इसके साथ साथ हम प्रीवियस क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर, सो ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट नए लेसन के साथ। थैंक यू।